नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले एक महीने में दिया है 30% का रिटर्न। इंटरेस्टिंगली स्टॉक पे मैंने अपना वीडियो भी बनाया था पिछले वीक और मेरे वीडियो के बाद भी ये 10% अप्रिशिएट कर चुका है। तो क्लियरली ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और इस अप ट्रेंड में आने का रीजन कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, ये ड्रिवन है फंडामेंटल रीजन। इसलिए हम करेंगे इस स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस और ये वीडियो है पार्ट 2 ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ चंबल फर्टिलाइजर। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कंपनी की बिजनेस मॉडल क्या है, इस कंपनी में ऐसी 3 स्ट्रेंथ क्या है जिसके कारण ये काफी पॉपुलर है अमंग्स फर्टिलाइजर स्टॉक्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगा फाइनेंशियल एनालिसिस की, कंपनी पैसे कैसे बनाती है, कंपनी के रिटर्न रेशियो क्या है। देन विल बी टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन, कंपनी क्या हमें सस्ते में मिल रही है। और इस वीडियो के लास्ट लेग में आई विल बी टॉकिंग अबाउट 4 ऐसे ट्रिगर्स जिसके कारण ये स्टॉक इतने ज्यादा अप ट्रेंड में है। चले चलते हैं अपने पहले सेगमेंट यानी फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ। और फाइनेंशियल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। चंबल के पिछले 10 साल की सेल्स को हमने प्लॉट किया यहाँ पे। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इसकी सेल्स जो है बीच के सालों में काफी कम थी, लेकिन पिछले 5 सालों में इसकी सेल्स में काफी तेजी से ग्रोथ आया है। रफली 10% से ये अपना सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं ओवर पास्ट 10 इयर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, वो अपने हिस्टोरिकल एवरेज यानी 10 से काफी ऊपर है और रफली 15 से 17% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अगर मैं इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इस इंडस्ट्री में ये वन ऑफ द हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। दूसरी एक और कंपनी है जिसकी प्रॉफिट मार्जिन इतनी ज्यादा है, वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल, लेकिन वो मेनली एक नॉन यूरिया प्लेयर है। तो अमंग्स यूरिया प्लेयर ये सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे करंटली ऑपरेट कर रही है। देखते हैं इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतनी अच्छी क्यों हो रही है। तो मैं आपका ध्यान मटेरियल कॉस्ट पे लाना चाहूंगा, जो 2016 में 65% हुआ करती थी और आज के डेट में वो घट के 56% हो गई। यानी कि इसकी रॉ मटेरियल जो कि नेचुरल गैस है वो धीरे धीरे सस्ती होती जा रही है और इसके कारण ये कंपनी ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर पा रही है। इस एक्सपेंस हेड में एक इंटरेस्टिंग सा लाइन आइटम होता है जिसपे मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकती, मटेरियल कॉस्ट को कुछ नहीं कर सकती, एम्प्लॉय को सैलरी इंडस्ट्री एवरेज पे देना ही होता है। लेकिन अदर कॉस्ट एक ऐसा आइटम है जिसे मैनेजमेंट अपनी स्किल्स के कारण कम कर सकती है और यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पिछले 5 सालों में इन्होंने अपने अदर कॉस्ट को 11% से घटा के 9% कर दिया है, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी is trying to increase the operating profit margin और इसी के कारण कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7-8% से बढ़ के 15% के रेंज में आ गया। अब अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ तेजी से बढ़ा है और अपने हिस्टोरिकल एवरेज यानी 3-4 के से काफी ऊपर यानी 10% के रेंज में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। आज से 5 साल ये कंपनी 200 और 300 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, बट पिछले साल इस कंपनी ने 1226 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। पिछले 12 महीने में तो इन्होंने रफली 1400 करोड़ का नंबर क्लॉक किया है, जिसके कारण इनका 5 इयर्स बॉटम लाइन ग्रोथ हो जाती है 33%। यानी हर एक साल ये अपने प्रॉफिट को 1/3 बढ़ाते जा रहे हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो की इंडिकेटर होता है कंपनी की कैपिटल एफिशिएंसी का, और रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई बताता है कि इक्विटी होल्डर्स यानी इन्वेस्टर्स को ये कंपनी कितना रिटर्न दे पा रही है। आरओसी अराउंड 10-11% के आसपास रहा है हिस्टोरिकली और इस साल 13.8 है, जो काफी इंप्रेसिव है। और आरओई की बात करें तो पिछले 3 साल इसके लिए बहुत ही अच्छे रहे। 20% से ज्यादा की आरओई इन्होंने पिछले 3 सालों में जनरेट की है। लास्ट ईयर तो 35%, विच इज ह्यूज अचीवमेंट। और 3 ईयर का एवरेज जो है 25% है। पूरी इंडस्ट्री में इतनी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी किसी दूसरे प्लेयर्स की नहीं। तो इस रिटर्न ऑन इक्विटी के अच्छे होने में सिर्फ प्रोमोटर्स की कैपिटल मैनेजमेंट स्किल्स के कारण ही आरओई इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने लेवरेज भी लिया है जिसके कारण आरओई बेटर हो जाता है, क्योंकि और ये चीज हमें बैलेंस शीट से क्लियर होने वाली। लेटेस्ट बैलेंस शीट देखें तो इनकी इक्विटी जो है वो ग्रो कर रही है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, जो प्रॉफिट जनरेट होता है इक्विटी में ऐड होता जाता है। बट इनकी डेट जो है वो 13% से रिड्यूस हुआ है और 6 महीने से भी कंपेयर करें तो इन्होंने 22% डेट रिड्यूस कर रखा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है और इसके वीडियो आपको अच्छे लगते तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारा चैनल लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज अपना नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। बट इनकी रिसीवेबल पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो सिर्फ बैलेंस शीट में डेट और इक्विटी रेशियो को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्टोरिकली ये कंपनी अराउंड 2-2.5 के डेट बाय इक्विटी पे ऑपरेट करती रही है, बट सितंबर 30, 2020 में इनकी डेट बाय इक्विटी रेशियो 1.6 हो गई क्योंकि इन्होंने काफी प्रॉफिट जनरेट किया और उस प्रॉफिट से डेट को पे आउट किया है। तो 1.6
स्टिल कंफर्टेबल नहीं है एब्सोल्युटली स्पीकिंग, बट फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए 1.6 इज अ गुड नंबर। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सीएफओ इंडिकेट करता है कंपनी कैश को रियलाइज कर पाती है या नहीं, और ये चार्ट इज नॉट शोइंग अ गुड पिक्चर क्योंकि इनकी कैश फ्लोज सब्सिडी के फॉर्म में अटकी रहती है गवर्नमेंट के पास। तो एक जिगजैग सा नंबर है, 2 साल इनके नेगेटिव रहते हैं, फिर 1 साल पॉजिटिव होता आता है, फिर कभी नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो एक साइक्लिकल सा है विच शोज दैट कंपनी की कैश फ्लो की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं रहती है। इसके साथ ही खत्म होता है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस। नाउ लेट्स मूव टू द की ट्रिगर्स। तो मैं आपको ऐसी 4 चीजें बताने वाला हूँ जो आपको कोई और नहीं बताएगा फॉर श्योर, क्योंकि ये मैंने इंड्यूस किया है, मैंने रिसर्च करके ये चीजें आपके सामने लाई है और मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू चंबल फर्टिलाइजर। फर्स्ट ट्रिगर इज लोअर नेचुरल गैस प्राइसेस। तो ये चार्ट मैं आपके सामने ला रहा हूँ जो पिछले 5 सालों में नेचुरल गैस प्राइसेस को दिखा रहा है। अभी गैस की प्राइसेस अक्टूबर 18 के बाद एक स्लाइडिंग मोड में है क्योंकि ग्लोबली सप्लाई जो है काफी ज्यादा हो गया। ओवर सप्लाई होने के कारण नेचुरल गैस की प्राइसेस काफी कम हो गई। तो अब ये लोअर गैस प्राइसेस से इस कंपनी का क्या रिलेशन है ये समझते हैं। जैसे ही गैस प्राइसेस लो होंगी तो इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अब ये वर्किंग कैपिटल से कैसे लिंक? तो ये कंपनी की रॉ मटेरियल इज नेचुरल गैस प्राइसेस, जो 75% ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ यूरिया प्रोडक्शन होता है। तो जब रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नेचुरली कम हो जाती है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो आपका इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है, तो उसके कारण कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाने वाली है। दूसरा फायदा नेचुरल गैस प्राइस फॉल से है वो नॉन यूरिया सेगमेंट में होता है, क्योंकि यूरिया की प्राइसेस तो फिक्स हैं बट नॉन यूरिया प्रोडक्ट की प्राइसेस जैसे डीएपी, एमओपी की कॉस्ट कम हो जाती है। वहां पे भी ये एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। ये कॉस्ट बेनिफिट जनरली कंपनी पास ऑन नहीं करती, तो ये इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड हो जाता है। और इस कंपनी के लिए खासकर गाडेपान 1 और 2 जो कि एनयूपी 2015 के अंदर आते हैं, वहां पे एनर्जी एफिशिएंट प्लांट्स को जो इंसेंटिव मिलता है वो इंपोर्ट प्राइसेस से लिंक्ड होता है और वहां पे भी नेचुरल गैस प्राइसेस के कम होने का इन्हें काफी बेनिफिट मिलता है। तो एक एनर्जी एफिशिएंट कंपनी होने के कारण लोअर गैस प्राइसेस भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड करने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ट्रिगर व्हिच इज फेवरेबल मॉनसून। अगर मॉनसून फेवरेबल हो तो किसी भी फर्टिलाइजर कंपनी को फायदा होता है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो फिर वो फर्टिलाइजर कम खरीदते हैं, इसलिए फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए एक अच्छा मॉनसून होना बहुत ही अच्छा होता है। तो इस साल की अगर बात करें तो मॉनसून इस साल काफी अच्छा रहा है। 27% ऑफ एक्सेस देन नॉर्मल रेनफॉल इस बार हमने देखा है। इसके कारण खरीफ फसल की काफी ज्यादा सोइंग हुई है विच इज गुड फॉर दिस कंपनी। और एरिया अंडर रैबी जो है वो भी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड हायर रेन। थर्डली मैं बात करता हूँ सब्सिडी की। सबसे पहले समझते हैं कि ये सब्सिडी ओवरऑल गवर्नमेंट के लिए कितना है। 1 अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट के पास 48,000 करोड़ का अरियर पेंडिंग था टू बी पेड टू फर्टिलाइजर कंपनीज, यानी रफली 50,000 करोड़ ड्यू बाकी था एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट को रफली 1.28 लाख करोड़ देना होगा टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सब्सिडी इंक्लूडिंग दैट 50,000। और फिर नवंबर 13 को कुछ ऐसा हुआ जो इस सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव था। वो था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया कि 65,000 करोड़ का एडिशनल स्टिमुलस फर्टिलाइजर कंपनीज को मिलेगा। तो टू गेट द मैथ्स राइट, ऑलरेडी पिछले 6 महीने में 71,000 करोड़ की सब्सिडी का एलोकेशन हो चुका है और 65,000 करोड़ बैलेंस और मिल रहा है। गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 1.36 लाख करोड़ टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सब्सिडी और पूरी इंडस्ट्री को 1.28 लाख करोड़ ही चाहिए था टू क्लीन द ओवरहैंग ऑफ सब्सिडीज इंक्लूडिंग 48,000 करोड़ ऑफ लास्ट ईयर। तो अगर जैसा गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, अगर वो ऐसा करती है तो ये पूरा बैकलॉग जो है सब्सिडी का वो क्लियर हो जाएगा ऑन 1 अप्रैल 2021। तो ये क्लियर होते ही इस कंपनी की बैलेंस शीट लीन हो जाएगी, जो इन्वॉल्व कॉस्ट है, जो कैश फ्लो मिसमैच है वो भी खत्म हो जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट चाहती है कि कैश मिसमैच खत्म हो, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम भी लॉन्च की थी, जिसका फायदा किसानों को तो हुआ बट फर्टिलाइजर कंपनीज को अभी तक नहीं हुआ है। बट वो स्टेज वाइज में ये चीजें हो रही है। धीरे धीरे गोइंग फॉरवर्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर एफिशिएंट तरीके से हो तो यूरिया मैन्युफैक्चरर्स को भी फायदा मिलेगा और सब्सिडी का बैकलॉग खत्म होने पे ये स्टॉक्स काफी तेजी से बढ़ सकते, क्योंकि इन स्टॉक्स पे ओवरहैंग जो है वो सब्सिडी का ही रहता है। इस स्टॉक में चौथा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है एडिशनल फिक्स कॉस्ट का। याद है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों रीइंबर्स कर देती है। अब कॉस्ट का एस्टिमेट हर कंपनी का अपना अलग होता है, लेकिन गवर्नमेंट हर किसी को उसके एक्सपेंस कॉस्ट के बेसिस पे रीइंबर्स नहीं करती, बल्कि एक बेंचमार्क होता है जिसके बेसिस पे वो सबको एक पर केजी बराबर फिक्स कॉस्ट रीइंबर्स करती है। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो ये एस्टिमेट बेस्ड था मार्च 31, 2003 की बेसिस पे, यानी आज से 17 साल पुराना कॉस्ट एस्टिमेट को वो इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके रीइंबर्स कर रहे थे। बट
2020 में एक चेंज ये हुआ कि गवर्नमेंट ने ये एस्टिमेट 2003 से बढ़ा करके 2013 पे कर दिया। यानी अब ये एस्टिमेट ज़्यादा रियल है, क्योंकि अब ये एस्टिमेट उतने पुराने नहीं है, अभी भी पुराने हैं बट फिर भी ये पहले के बेस से बढ़ गया है। यानी कि रीइंबर्स अमाउंट जो है वो फर्टिलाइजर कंपनीज को ज़्यादा मिलेगा। और जो एस्टिमेटेड गेन है ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे रफली 5500 करोड़ का होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल से ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट की पेमेंट नहीं की। तो अगर 5500 करोड़ पूरी इंडस्ट्री को मिलता है तो 10 से 15% मार्केट शेयर इस कंपनी का भी है, तो कंपनी को भी 500 से 700 करोड़ का एडिशनल कैश फ्लो होने वाला है इन कमिंग फ्यू मंथ्स। अब आगे की बात करें तो नए एस्टिमेट के आने के कारण रफली पूरी इंडस्ट्री को 800 टू 900 करोड़ का एडिशनल फिक्स कॉस्ट रीइंबर्समेंट होगा, जो कि कंपनी के 10 से 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बराबर होता है फॉर अ जनरल यूरिया मेकर। इस कंपनी की भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10 से 12% बढ़ जाएगी। करेंटली इस कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% है और उसमें 10% का एडिशनल रीइंबर्स आने के कारण रफली 2% बढ़ जाएगा और वो 19% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर देता है इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। अब आते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो अगर प्राइस बाय अर्निंग देखें इस कंपनी की, प्राइस बाय अर्निंग इस कंपनी की चार्ट में ब्लू कलर की लाइन से डिनोटेड है। पी इस कंपनी की हमेशा हिस्टोरिकली 10 के ऊपर रही है, ऑन एन एवरेज मीडियन पी बाई 9.6 रही है और करंटली इसकी पी 6.56 है। तो ऐसा ऑप्टिकली हमें लग सकता है कि ये एक अंडर वैल्यूड है, लेकिन अगर हम अर्निंग पर शेयर भी देखें, जो लाइट ब्लू कलर में जो बार चार्ट बने हैं, जो लाइनें बनी हुई है, वो दिखला रही हैं कि ईयर ऑन ईयर इनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ी है। पी बाई ई बेसिकली प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर जैसे जैसे बढ़ी है, जैसे जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं, दिसंबर 18 से सितंबर 2020 की तरफ जा रहे हैं, तो इनकी ईपीएस बढ़ती जा रही है और इसके कारण पी बाई ई घटता जा रहा है। इसकी पी बाई 6.56 है। इस कंपनी में जो मैंने ट्रिगर्स की बात की, वो ट्रिगर एक्चुअलाइज होते हैं, सब्सिडी का बर्डन कम होता है, तो ये स्टॉक्स में री रेटिंग होने के काफी चांसेस हैं। कंपनी की अर्निंग तो बढ़ ही रही है और बस इसकी पीई री रेटिंग होने के भी अच्छे चांसेस। तो इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि अगर कंपनी एफिशिएंटली ऑपरेशन रन करती है तो ओवर अ लॉन्ग टर्म पीई 6.5 से बढ़ के 10, 12 कुछ भी हो सकती है और तब अर्निंग भी बढ़ी रहने के कारण इसकी वैल्यूएशन अच्छी हो जाती है और इसके कारण लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को फायदा होता है। यहाँ पे आपको मिलता है फ्री वीकली वीडियो ऑन हाउ टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करें, डीप स्टॉक एनालिसिस और इंडस्ट्री एनालिसिस। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें